सो यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 2 को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम बेसिकली एकेडमिक, सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में होती हैं टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द एडल्ट लाइफ, उसमें वो करिकुलम में इंक्लूडेड होती हैं। जनरल परसेप्शन जब करिकुलम की बात की जाए तो हमारे माइंड्स में यही आती है कि बुक्स कौन सी होंगी, टॉपिक्स कौन से होंगे, सिलेबस क्या होगा, मिड टर्म्स का क्या होगा, फाइनल टर्म्स का। मतलब जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो जो चीज़ हमारे माइंड को स्ट्राइक करती है वो एकेडेमिया और एकेडमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं। लेकिन करिकुलम बेसिकली सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि करिकुलम एक कंप्लीट हॉलिस्टिक प्लान होता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एकेडमिक के साथ साथ उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट की चीजें भी इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट, स्पोर्ट्स और एवरीथिंग लाइक दैट, ग्रुप एक्टिविटीज, किस तरह से क्लास को कंडक्ट करना है, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा होती हैं। सो अ क्लोज रिलेशनशिप इज नीडेड बिटवीन द करिकुलम एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब हमारे पास ब्रॉडली जो करिकुलम है उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और जो करिकुलम की जनरल परसेप्शन हम लेते हैं वो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है बेसिकली, कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन से नॉलेज होंगे, कौन से स्किल्स होंगी, जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो है इस स्कूल में से या इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से अडॉप्ट करके निकलेंगे। देन सेकंड वन इज इम्प्लिसिट करिकुलम। जैसे हमने पीछे भी बात की थी इम्प्लिसिट के बारे में थोड़ी सी, कि ऐसी चीज जो करिकुलम का हिस्सा तो है बट वो कहीं लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो एक इम्प्लाइड चीज है। जैसे हमारी वैल्यूज, कल्चर, एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, ये सारी चीजें जो कि एक मतलब वैल्यू सिस्टम आ जाता है स्कूल का, वो उसके इम्प्लिसिट करिकुलम का पार्ट होता है। देन देयर इज अ नल करिकुलम। नल करिकुलम, जैसे नेम ही बता रहे हैं कि समथिंग विच इज नल, के ऐसी चीजें जो कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते अपने स्कूल में, वो ऑप्शनल स्टडीज जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ऑफर नहीं की जाती, और वो कॉन्सेप्ट्स और स्किल जो कि उनके इंटेलेक्चुअल रिपोर्टायर में नहीं होते। मतलब ये कि आपके स्कूल में या आपकी पार्टिकुलर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारी सोसाइटी के लिए इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल ना हो, मे बी वो वेस्ट में पढ़ाए जाते हो बट यहाँ पे वो नहीं पढ़ाए जाते, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट अ वेरी गुड वे टू टीच देम इन आवर सोसाइटी। तो वो पार्ट ऑफ नल करिकुलम आ जाते हैं कि इनके बारे में किसी सूरत बात भी नहीं की जाएगी और उनको यहाँ पे पढ़ाया भी नहीं जाएगा। और फोर्थ वन इज द एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स आ जाती हैं, डिबेट्स आ जाती हैं, और भी डिफरेंट एक्टिविटीज, गालाज एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। सो वन इज एक्सप्लिसिट विच इज वेरी मच ऑब्वियस, सेकंड इज इम्प्लिसिट विच इज देयर बट नॉट ऑब्वियस, थर्ड इज विच इज दैट इट will not be included at any cost, and fourth is the extracurricular activities related to sports and games. So curriculum और positive behavior जो है ये बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। स्कूल का करिकुलम जैसा होगा वैसे ही हमारे पास लर्नर्स डेवलप होंगे। अगर करिकुलम की बेस ऐसी है, फाउंडेशन ऐसी है कि हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जस्ट क्रैमिंग और रोट मेमोराइजेशन डेवलप करनी है और उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, तो फिर वो स्टूडेंट्स उसी तरीके से डेवलप होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर स्कूल करिकुलम में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को उसकी बेस पे रखें और उसकी बेस पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज को स्टैब्लिश करें, तो फिर लर्नर्स के अंदर ये सारी स्किल्स भी पैदा हो सकती हैं। सो स्कूल जो है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए स्टूडेंट्स को टू वर्क विद अदर्स, मॉडलिंग द अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और इसके साथ ही सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, अलॉन्ग विद एकेडमिक स्किल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा कुछ जो है ये एक पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं जिनके थ्रू हम लर्निंग को असिस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज फीडबैक, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। फीडबैक ये है कि आपने कोई होमवर्क दिया या क्लास वर्क दिया या कोई टेस्ट दिया और उसके बाद आप स्टूडेंट्स को उसके ऊपर फीडबैक देते हैं। अब फीडबैक में मोस्टली टीचर कह देते हैं गुड, फेयर, बैड, इस तरीके से, बट दीज आर वेरी वेग फीडबैक्स। फीडबैक्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। उनको जो उनकी अच्छी चीजें हैं, जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है या आपकी टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, आपके डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, ये लिखे आप फीडबैक में साथ में बताएं, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स या यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर। तो एक स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए जिसके अंदर उनकी एक तो जो अच्छा काम है उनको उनको मोटिवेट किया जाए, और जहाँ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उनको हाईलाइट किया जाए, rather than just giving stars or good or fair. That's not a good idea regarding feedback. So feedback जो है ये कनेक्ट करता है बिहेवियर को विद द करिकुलम, और उसके थ्रू हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो अपने आप को वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं, उनकी मोटिवेशन बढ़ती है और वो अगली दफा उससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन इज कंटेंट इनरिचमेंट। कंटेंट इनरिचमेंट ये है कि आप जस्ट ये नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि आप साथ में कुछ मॉडल्स इंक्लूड कर दें, कुछ वीडियोस डाल दें,
कोई एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो इस तरह से हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्लासरूम डिस्ट्रप्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स टीचर्स को ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो लेसन स्पॉइल ना कर दें बल्कि उनको इफेक्टिवली यूज कर सकें। देन थर्ड वन इज द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होती है ऑफ द लेसन स्टेप्स, बैकग्राउंड नॉलेज की, वोकैबुलरी और लर्निंग आउटकम्स की, जो कि दी जाती है। इससे एक तो स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है कि हमने नेक्स्ट लेसन में क्या पढ़ना है और माइट पे वो कुछ एडवांस रीडिंग करके आते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स को भी आइडिया होता है कि उनको क्या क्या चीजें अपने इस पर्टिकुलर लेसन के लिए प्रिपेयर करके आनी है। देन फोर्थ इज स्टडी गाइड्स एंड निमोनिक डिवाइसेस। स्टडी गाइड्स में बेसिकली हम क्रिटिकल कंटेंट में कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं या वर्ड डेफिनेशन पेयर्स इस तरह से चीजें डाल सकते हैं। मतलब ये कि अगर एक इंग्लिश का टेक्स्ट है शेक्सपियर का, लेट सपोज, तो उसमें कुछ वर्ड्स काफी डिफिकल्ट हैं, तो आप साथ में उसके वर्ड्स की डेफिनेशंस और इस तरह से चीजें इंक्लूड करते हैं। निमोनिक डिवाइसेस जैसे हम अक्सर यूज करते हैं अपनी स्टडीज में, जैसे पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करने के लिए निमोनिक्स काफी सारे बनाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल लाइक एक्रोनिम लाइक टीन्स एंड फ्रेजेस, माय एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व जस्ट नेको, मतलब ये वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल थी में आपको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो निमोनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में से लैंग्वेज में से कुछ ऐसे फिक्रे बना लेते हैं और उसके थ्रू हम कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट का हिस्सा है उसको हम उसके थ्रू मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले में जैसे हमने पहले भी काफी दफा बात की है कि मैप्स आ जाते हैं, फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, इसके थ्रू जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है और ऑडियंस इंगेज भी ज्यादा होते हैं। देन स्टोरी मैप्स। स्टोरी मैप्स में ये होता है कि हम अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई इंग्लिश का लेसन या उर्दू का ऐसा है जो स्टोरी टाइप है, तो स्टोरी मैप्स में हम रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ स्टोरीज के इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स हैं, उनको आप सर्कल्स में लिखते हैं समथिंग, तो उससे एक डायरेक्शन फॉर स्टोरी डेवलपमेंट उनको मिल जाती है। अब रोल ऑफ टीचर क्या है इन मैनेजिंग अ क्लासरूम। सो पॉजिटिव क्लासरूम बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे टीचर्स का ही आ जाता है कि अगर हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस ऐसे लें जो कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज लेवल वगैरह हो और उनकी एकेडमिक और सोशल अचीवमेंट को मद्देनजर रख के किए जाते हों, तो उनसे एक पॉजिटिव क्लासरूम डेवलप होता है। सो यहाँ पे हमें इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स की जरूरत है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो लेक्चरिंग स्टाइल है, और जितना ज्यादा हम इंटरेक्शन करके जो टीचिंग का प्रोसेस करते हैं उतनी ही ज्यादा स्टूडेंट्स की सक्सेस के चांसेस भी इंप्रूव होते चले जाते हैं। अब टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रिपेयर्ड हो, अटेंटिव हो और अटेंशन गैदर भी कर सकता हो, और साथ में क्लैरिटी भी होनी चाहिए, आवाज बहुत ज्यादा डिम ना हो। अगर कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिख रही है या लिख रहे हैं टीचर्स, तो वो रीडेबल हो टिल द लास्ट बेंच, बहुत छोटा छोटा ना लिखा हुआ हो, बहुत इस तरह से चिपका चिपका के, मतलब जो पढ़ा ही ना जा रहा हो बैग से, इस तरह से ना हो। सो प्रिपरेशन में हमें पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम कंटेंट क्या पढ़ाने वाले हैं, लेसन प्लान कैसा होगा। उसके बाद अटेंशन जो है, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि हम ओपनिंग फोकस में कुछ ऐसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, फिर ऑन गोइंग फोकस, और साथ ही साथ हाई एक्सपेक्टेशंस रखे, सारे स्टूडेंट से बारी बारी क्वेश्चनिंग करते रहें और इसी तरह से सारी क्लास को एनर्जेटिक रखें। और क्लैरिटी में ये है कि क्लियर एक्सपेक्टेशन रखें, टर्मिनोलॉजी प्रिसाइज हो, बहुत ज्यादा हाई लेवल की टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करेंगे वो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, और हैविंग स्टूडेंट्स रीस्टेट द इंस्ट्रक्शन, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो दोबारा भी आप उसको समझाएंगे। देन क्वेश्चनिंग, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग ऐसी होती है जो ओपन एंडेड होती है। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चनिंग दो तरह की होती है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चनिंग ऐसे होती है दैट विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बस खत्म हो गया यहाँ पे, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, वन वर्ड में या वन स्मॉल फ्रेज में हम उसको आंसर कर सकते हैं। ओपन एंडेड होता है दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर कंट्री, या इस तरह का कोई क्वेश्चन। अब इसमें जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस आ जाती हैं और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम ओपन एंडेड कहते हैं। अब अगर हमने क्लासरूम में डिस्कशन को प्रमोट करना है तो उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंट इंक्लूसिव क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस टू क्वेश्चन योरसेल्फ, कि एक तो आप खुद स्टूडेंट से क्वेश्चन करें और दूसरा स्टूडेंट्स को भी कहें कि आप लोग आज के लेक्चर में जो है वो मेरे से क्वेश्चंस करें, और जो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और समथिंग लाइक दैट, ताकि वो प्रमोट हो, मोटिवेट हो टू क्वेश्चन यू एंड, ताकि उससे उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं या उनको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। देन मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स को मॉनिटर करें और अवेयर हो क्लासरूम इवेंट्स के, और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना भी जरूरी है। एंड देन अगेन फीडबैक, जैसे हमने अभी बात की कि उसको स्पेसिफिक और इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने टेस्ट ले लिए और 2 माह बाद वो चेक हो रहे हैं, आधे बच्चों के बीच में गुम हो गए हैं और बच्चे बिल्कुल भूल भाल गए हैं कि हमने कोई टेस्ट भी दिया था, और प्रोवाइडेड सून आफ्टर दैट बिहेवियर। देन समराइजिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टाइप। समराइजिंग ये है कि आपने पूरी क्लास में लेक्चर पढ़ा लिया, अब उसके बाद आपने उसका रीकैप देना है, मतलब उस पूरे को समराइज करना है कि आज के लेसन में हमने क्या डिस्कस किया। सो रीकैपिंग द लेसन, उससे ये होता है कि एक तो रीइंफोर्स हो जाता है मेमोरीज में, डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। देन इसमें रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिव्यू करें इंस्ट्रक्शन को, हम देखें कि हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या ठीक गया और क्या ठीक नहीं गया, क्या चीज है जो अगली दफा मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। सो हम एविडेंसेस लेते हैं कि एविडेंस में ऐसे लूंगे कि स्टूडेंट्स जो थे वो एंगेज थे, या स्टूडेंट्स बहुत बोर थे, या क्या वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर
कर रहे थे या वो हेजिटेट कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस। सो हम रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, एक तो सेल्फ जर्नल्स लिख सकते हैं, डायरीज लिख सकते हैं, या फिर हम अपने कोलीग्स के साथ भी इसको कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और डिफरेंट रिफ्लेक्शन टाइप्स ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन ये होती है कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं साथ ही साथ रिफ्लेक्ट करूँ कि क्या मेरा लैपटॉप सही काम कर रहा है या नहीं, मैं जो पेन यूज़ कर रही हूँ ये ठीक चल रहा है, क्या इश्यूज आए पढ़ाने के दौरान, और उन इश्यूज को मैं अगली दफ़ा जब मैं लेक्चर कर रही होंगी तो उनको मैं किस तरह से रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी कर रही हूँ। दिस इज रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कि रिफ्लेक्शन आप अलॉन्ग विद द एक्शन, रिफ्लेक्शन भी साथ साथ चल रही है। सेकंड थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, अपलोड कर दिया, आप लोगों को भेज दिया, तो उसके बाद मैं सोचूं कि अच्छा मेरे पिछले वाले लेक्चर में ऐसे-ऐसे हुआ था, अब मैं लेक्चर नहीं दे रही, मैं कुछ और एक्टिविटी कर रही हूँ या वैसे फ्री टाइम है मेरा, तो अब मैं उसमें रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि जो लेक्चर हो चुका है उसमें क्या-क्या इश्यूज रह गए थे और उनको किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि आफ्टर एक एक्शन हो चुका है तो आप उसके ऊपर बैठ के रिफ्लेक्ट करें। एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन ये है कि आप रिफ्लेक्शन इन एक्शन और ऑन एक्शन से आपको जो एविडेंसेस मिले हैं, उससे आप जो अगला लेक्चर है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन आ जाता है। तो ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं वो इन एक्शन और ऑन एक्शन ही यूज़ होती हैं। इन एक्शन होता है ड्यूरिंग द एक्शन और ऑन एक्शन होता है कि आफ्टर द एक्शन इज़ कंप्लीटेड आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ दैट प्रमोट अ पॉजिटिव क्लासरूम। एक तो राइट डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, देन इंस्ट्रक्शन को चंक्स में ब्रेक करें, फिर एडिक्वेट टाइम दें स्टूडेंट्स को कि वो उसको प्रोसेस कर सकें, और साथ में कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए रेदर देन कंपटीशन। ये सारी बातें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उनको भी यूटिलाइज़ करें ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, और स्टूडेंट्स को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएँ, और उनके इंटरेस्ट को जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय वेयरिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। फिर असेसमेंट्स ऐसी हों जो कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हेल्प करें कि स्टूडेंट्स को अपनी वीकनेसेस का पता चले और टीचर्स को भी अपनी और स्टूडेंट्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चल सके। अब इसमें हम फॉर्मेटिव और इनफॉर्मल असेसमेंट मेथड्स अगर यूज़ करें तो वो डेली क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर दिस पर्पज़। देन डिफरेंशिएटेड टास्क। डिफरेंशिएटेड टास्क ये है कि आप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स उनको डिफरेंट टास्क असाइन करें एट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स, ताकि अगर मतलब कोई ईज़ी मतलब जो वो ईज़ी, मीडियम, हार्ड, इस तरह 3-4 लेवल्स आप बना दें, और जो आपको लगता है कि बहुत हाई आईक्यू के हैं उनको आप हार्ड वाला असाइन कर दें, और ईज़ी वाला जो थोड़े लो आईक्यू के हैं या बिगिनर्स हैं या न्यू आए हैं क्लास में, उनको आप लो का कर दें या समथिंग लाइक दैट। तो डिफरेंशिएटेड टास्क ये होता है कि आप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टास्क को वेरी करें और उनको वही टास्क असाइन करें जो उनको बेस्ट सूट करता है। क्योंकि एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सो वन साइज़ कैन नॉट फिट ऑल। सो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की फिर ज़रूरत पड़ सकती है। देन देयर आर फिलॉसफीज़ ऑफ हाउ टू मैनेज अ लार्ज क्लास। अब अगर लार्ज क्लास है तो एक तो आपने सबको लिसन करना है, फेवरेटिज़्म नहीं करनी। देन पेशेंट हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग टू द नॉन एकेडमिक इश्यूज़, अगर कोई नॉन एकेडमिक क्लास में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको भी आपने देखना है। देन प्रिवेंटिंग डोमिनेशन बाय एनी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट बहुत डोमिनेट कर रहा है तो उसको भी आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है ताकि सारे स्टूडेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर कोई बहुत शाय स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे तो उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। एक एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन आपने बिल्ड करना है, और गुड स्टूडेंट टीचर रेपो बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे हमारे पास मैनेजमेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट के 3 तरह के स्टाइल्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जिससे हम ट्रेडिशनल स्टाइल भी कहते हैं, जिसमें टीचर जो होता है या क्लासरूम जो होता है वो एक सेक्रेड टेम्पल ऑफ लर्निंग होता है, जहाँ पे कोई शोर नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। टीचर इन कंट्रोल होता है, टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं, और वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर जो है वो इन द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग होता है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो टॉकिंग होती है और एक्टिविटी सारी जो है वो टीचर डिज़ाइन कर रहा होता है। यहाँ पे लेट अराइवल्स या साइड टॉकिंग या मिस हैंडलिंग मटीरियल्स, अर्ली डिपार्चर, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस होती है और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। और टीचर जो है वो प्ले करता है रोल ऑफ एनफोर्सर को, और वहाँ पे वो रिस्पेक्ट अपने लिए एस्टैब्लिश करवाता है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को वो फौरन एड्रेस करता है, और साथ में पब्लिक नोटिसेस भी दे सकते हैं, और एम्बैरेसमेंट क्लास के सामने डाँट देंगे बच्चों को या समथिंग, खड़ा कर देंगे क्लास के आगे या बाहर निकाल देंगे क्लास से। सो टीचर इज़ इन अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन दिस टाइप ऑफ मॉडल। Second type of model is laissez-faire. Laissez-faire is where the classroom is relaxed and hands-off learning environment. इसमें टीचर्स बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, और जिस तरह से सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज करते जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स के ऊपर नहीं हम एडहेयर करते फॉर द क्लासरूम डिसिप्लिन, और टीचर जो है वो एक मिनिमल प्लानिंग करते हैं, और एक कंफर्टेबल रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं। और ये लेट अराइवल्स, रीडिंग, टॉकिंग, इन सारी चीज़ों के वो टॉलरेंट होते हैं। हो सकता है कि उनको पूरी तरह से स्टूडेंट प्रॉब्लम्स का ना पता हो, तो इस वज़ह से वो उनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन देते हैं। और ये मोर अटेंटिव स्टूडेंट्स टेंड टू सिट इन द फ्रंट। बेसिकली ये होता है कि जो ज़्यादा अटेंटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे बैठ जाते हैं, बाकी पीछे बैठ जाते हैं। मतलब क्लासरूम में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता।
जो फर्स्ट टेक्निक हमने पढ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, दैट्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, और सेकंड टेक्निक जो हमने पढ़ी है बिल्कुल ही लूज कंट्रोल है, जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहे हैं। सो एक बैलेंस अप्रोच जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और लेसी फेयर के बीच में लाई करती है, उसको हम कहते हैं मॉडरेट कंट्रोल, जिसमें टीचर सेलेक्टिवली कंट्रोल करते हैं क्लासरूम एस्पेक्ट को। वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की जरूरत है और कहाँ पे थोड़ा सा फ्री हैंड देने की जरूरत है। सो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्विच करते रहते हैं बिटवीन द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड द लेसी फेयर। सो डिसाइड व्हाट टू टॉलरेट एंड व्हाट टू मैनेज। सो टीचर का रोल यहाँ पे मॉडरेशन का है, वो डिसाइड करता है कि कौन से बिहेवियर टॉलरेट किए जा सकते हैं और एक्सपेक्ट करता है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को, लेकिन फिर एड्रेस करता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स को आफ्टर क्लास। मतलब ड्यूरिंग क्लास ये नहीं है कि उनको डांट देंगे, एक्सपेक्टेशन उनकी वही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वालों वाली ही होगी कि सारे जो है वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करें, लेकिन जो उसके साथ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स के साथ डील करने की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी लेसी फेयर की तरह की होगी कि वो आफ्टर क्लास जो है वो उनके साथ डील कर सकते हैं। तो ये तीन जो मॉडल्स हैं ब्रॉडली, इनको हम यूज कर सकते हैं इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। So this was all about our lecture number 2, or in the next lecture we will wind up our lesson of classroom management and discipline, and with that हमारा जो education series का कोर्स है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। So hopefully this was helpful। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और यू कैन आस्क मी पर्सनली। I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz।